घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो इन्होंने कविता के शिल्प पक्ष पर, चाहे वो बिंब हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे वो भाषा हो, मतलब कविता में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है भाव पक्ष जिसमें वो भावना व्यक्त होती है, और दूसरा होता है शिल्प पक्ष जिन साधनों से वो भावना व्यक्त होती है। अर्थात उसमें भाषा रहेगी, उसमें छंद रहेगा, उसमें अलंकार रहेगा, उसमें शब्द शक्तियाँ रहेंगी, उसमें गुण दोष रहेगा। ये सब मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना कि काव्य के मतलब आत्मा के तत्व या काव्य के बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। तो आप काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे कि गुण को, रस को और ध्वनि को काव्य का आत्म पक्ष माना गया, और अलंकार को, रीति को, इनको काव्य का बाह्य पक्ष घोषित किया गया। तो इसी कारण इस कविता में आगे के आंदोलनों से ज़्यादा बदलाव आ गया, और वो बदलाव लाने का जो तत्कालीन कारण था, वो सबसे मेन कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव की आस्था पर कुठाराघात कर दिया। लोगों को पता चल गया कि अब ईश्वर किसी की मदद करने वाला नहीं है। ईश्वर अगर होता तो परमाणु बम रोक ले ईश्वर। बहुत आस्था है हमारी ईश्वर में। इसीलिए वो लोग क्षणवादी हो गए, क्षण में जीने लगे कि जो क्षण उनके पास है उसे पूरी तरह से जी लीजिए। उसके बाद आपने देखा ही था कि फ्रायड का काम सिद्धांत उनका जो है जीवन दर्शन था। तो प्रयोगवाद को समझने के लिए वो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, उसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला, ठीक। 43 में तार सप्तक आता है, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा है। तो हमारे देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो भी अपने चरम पे था, वो भी अपने चरम पे था। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन में जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी कविता में कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव उपस्थित नहीं हुआ। स्वतंत्रता का दर्द आप पढ़ेंगे, मैं किस किताब में पढ़ रहा था याद नहीं आ रहा है, कि स्वतंत्रता आंदोलन का दर्द उन लेखकों में ही मिला जो पाकिस्तान से भारत आए, विभाजित हुए, जिसमें महत्वपूर्ण नामों में यशपाल का नाम है, झूठा सच। आप जानते हैं कि उनकी पत्नी का प्रकाशवती पाल की जो जीवनी है लाहौर से लखनऊ तक, या कृष्णा सोहबती का जिंदगी नामा, ठीक, या मोहन राकेश की मलबे का मालिक। तो उन्हीं लेखकों पे स्वतंत्रता आंदोलन का हिंदी में प्रभाव ज़्यादातर उन्हीं लोगों पर पड़ा जो उस समय उस चीज़ से प्रभावित हुए, व्यक्तिगत प्रभावित हुए, केवल ऐसे नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी कविता में स्वतंत्रता आंदोलन कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं उपस्थित कर पाया, जैसे छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया। ये जरूर कहते हैं स्वतंत्रता पूर्व युग, स्वतंत्रता पश्चात युग, लेकिन उस तरह से कोई आंदोलन नहीं उपस्थित हो पाया। तो प्रयोगवादी साहित्य को, प्रयोगवादी कविता को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि को बिना समझे आप प्रयोगवाद को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव की ऐसी कोई आस्था नहीं थी, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, ऐसी कोई नैतिकता नहीं थी, ऐसा कोई आदर्श नहीं था जिसको ध्वस्त न कर दिया। जितनी परंपराएं, आदर्श, नैतिकता, मान्यता सब ध्वस्त हो गए थे पूरी दुनिया के कवियों के। कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचिए कि पाश्चात्य साहित्य में भौतिकता बहुत है ना, मतलब वहाँ पे राजी सेठ का एक उपन्यास है तत्सम। तत्सम में उन्होंने लिखा है कि पाश्चात्य साहित्य में रिश्ते शरीर से ही शुरू होते हैं और शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन भारतीय साहित्य में ऐसा नहीं है।
भारतीय साहित्य या भारतीय समाज में आजीवन एक स्त्री, एक पुरुष, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का फूफा, किसी का मौसा, मतलब पूरे जीवन उन संबंधों के जाल में फंसता है वो। और वो संबंधों के जाल ऐसे होते हैं कि उसे जीवन में ऊष्मा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके संबंध आपको गिराते हैं, आपके संबंध आपको सहारा भी देते हैं। पता नहीं किस गाढ़े दिन में कौन सा संबंध आपके काम आ जाए। तो पाश्चात्य साहित्य में जो, साहित्य नहीं, पाश्चात्य जीवन में जो भौतिकता आई, जो शरीर के स्तर पे उतरने लगे, वहाँ पे जो शरीर के, आपने ममता कालिया एक बेघर उपन्यास अगर पढ़ा हो तो बेघर उपन्यास की मुख्य थीम यही है कि पवित्रता का माप शरीर नहीं होना चाहिए। बेघर उपन्यास की थीम है ये। उसके जो मेन पात्र है उसमें आईएएस अधिकारी संदीप और एक स्त्री का किसी का चित्रण है। तो उन्होंने इसी चीज़ को थीम बनाया है कि स्त्री की पवित्रता का माप उसके शरीर से नहीं मापा जाना चाहिए, मानसिक एकात्मता होनी चाहिए। तो ये थीम है, ये वास्तव में पश्चिम की थीम है। और पश्चिम में ये थीम आने का कारण द्वितीय विश्व युद्ध है, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद लोगों को ये लगा कि हमारा जीवन, अभी हम बोल रहे हैं, अभी परमाणु बम गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है कि इसी क्षण हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो आप जैसे कहते हैं ना, पश्चिम में बहुत खुलापन है, पश्चिम में ये है, पश्चिम में वो है, क्यों ना हो। अगर 2 परमाणु युद्ध हम भी झेले होते तो हमारी भी जो आज ईश्वर पे आस्था है, मंदिर हम इतना बनवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, वो डगमगा जाती। इसीलिए आप प्रयोगवादी साहित्य में वो सारी, इसीलिए आप देखिए कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का आरंभ कहाँ से होता है? प्रयोगवाद से। ठीक, तो इस पूरी पृष्ठभूमि को समझेंगे तब आपको पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य जीवन और उससे प्रभावित अपना ये साहित्य भी समझ में और बेहतर ढंग से आएगा। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। कल हम लोगों ने शायद लास्ट पॉइंट, तार सप्तक को आधुनिक बोध की काव्य धारा की प्रथम संवेद अभिव्यक्ति गिरिजा कुमार माथुर ने कहा है। यहाँ तक लिखे थे, ये नहीं हुआ था? अच्छा ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। तार सप्तक को आधुनिकता बोध की, आधुनिक करिए, आधुनिकता नहीं, आधुनिक बोध की काव्य धारा की, तार सप्तक को आधुनिक बोध की काव्य धारा की प्रथम संवेद अभिव्यक्ति, प्रथम संवेद अभिव्यक्ति गिरिजा कुमार माथुर ने कहा है। अगला पॉइंट, ब्रिटेन के कुछ कवियों डैश करके ऑर्डन एम्पसन, जॉन लेहमन, स्पेंडर
आदि ने न्यू सिग्नेचर न्यू सिग्नेचर नाम से उन्नीस 1932 में एक काव्य संग्रह निकाला। था। आगे लिखिए, अज्ञेय के तार सप्तक की भूमिका पर इसका स्वाभाविक प्रभाव है। अज्ञेय की तार सप्तक की भूमिका पर इसका स्वाभाविक प्रभाव है। कहने का मतलब साफ साफ ये हुआ कि जैसे लिरिकल वैलेड की भूमिका का प्रभाव छायावाद पर था या पल्लव की भूमिका पर था, वैसे ही न्यू सिग्नेचर काव्य संग्रह का प्रभाव तार सप्तक पर पड़ा। आप देखिए, ये 1932 में आता है और ठीक 10 साल या 11 साल बाद 1943 में तार सप्तक आता है। तो कहीं ना कहीं तार सप्तक इससे प्रभावित और प्रेरित था। इसमें अलग बात है कि इसमें 4 कवि हैं या हो सकता है और हों। बच्चन सिंह के आधुनिक इतिहास में 4 कवियों का नाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन 4 कवियों को इन्होंने तार सप्तक नाम देकर और 7 कवियों को इकट्ठा करने की जो प्रेरणा है वो न्यू सिग्नेचर काव्य संग्रह से मिली है। अब इस सवाल को कैसे भी पूछे, कितना भी इधर उधर घुमाए, आप इसका मतलब हमारे अनुसार समझ चुके हैं कि कुछ पूछे लेकिन तार सप्तक का संबंध न्यू सिग्नेचर काव्य संग्रह से है। ठीक, अगला लिखिए, विचार को अनुभूति में गलाने का रचना कर्म विचार को अनुभूति में गलाने का रचना कर्म यों प्रयोगवाद से आरंभ हो चुका था। यों प्रयोगवाद से आरंभ हो चुका था, डैश करके आर.एस. चतुर्वेदी। अगला पॉइंट, प्रयोगवादियों के शिल्पगत आग्रह को देखकर आलोचकों ने इनको रूपवादी कहा है। शिल्पगत आग्रह को देखकर आलोचकों ने इनके, जहां आप रूपवादी लिख रहे हो उसे ब्रैकेट में शिल्प पक्ष का आग्रही या जो भी आप समझ, रूप का मतलब शिल्प पक्ष होता है, बस इतना समझ लीजिए। आलोचकों ने इनको रूपवादी कहा है। अगला पॉइंट,
किसी ज़माने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी। प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। डैश करके मुक्तिबोध। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। डैश करके मुक्तिबोध। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। देखिए, वैसे तो आप हाई स्कूल या उन किताबों में जाएंगे तो छोटा छोटा मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो भी विशेषता नोट की है वो सब एनसीईआरटी से नोट किए हैं। चाहे जिसकी विशेषता, चाहे छायावाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, चाहे जो भी वाद हो, ज़्यादातर विशेषताएं हमने एनसीईआरटी से नोट किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद केवल याद नहीं होता, कुछ चीज़ें समझ में भी आती हैं। पहली विशेषता लिखिए, यह मोह भंग की कविता है। यह मोह भंग की कविता है। थोड़ी सी लंबी है, आगे लिखिए। इन कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोह भंग का बोध है। एक लाइन, मतलब एक विशेषता ये है जो अपने आप में पूरे प्रयोगवाद को कवर करती है। अगली, आदर्श के स्थान पर यह काव्यधारा यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को अधिक प्रकट करती है।
व्यंग और विद्रूप को अधिक प्रकट करती है। विद्रूप को अधिक प्रकट करती है। विद्रूप का मतलब एक तरह से विषमता है। अज्ञे की बड़ी अच्छी लाइन है, डिग्री कॉलेज में आई है। कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेत की। डिग्री कॉलेज में आई है लाइन, और अज्ञे की लाइन है। और आज किसानों के, तब भी ये किसानों के ऊपर सत्य थी, आज भी उतनी ही सत्य है। डिग्री कॉलेज का पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको मिली होगी ये लाइन। कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेत की। तो ये व्यंग विद्रूप ही तो है। और ये सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने क्या कहा कि आदर्श के स्थान पर यथार्थ में जो हमारे समसामयिक जीवन में विरोधाभास है, उस पे ये लोग हमला करते हैं व्यंग के माध्यम से। अर्थात जब कई बार आदमी आपको कहे कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो ये मत मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर हैं। इसका मतलब वो आपकी आलोचना भी कर रहा है, आपका मजाक भी उड़ा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी खलों की पूजा की बात की है, दुष्टों की भी पूजा की बात की है। तो इसका मतलब उन्होंने दुष्ट की पूजा नहीं की है, दुष्टों को वहाँ मजाक उड़ाया है उन्होंने। ये हिंदी है, हर बात अभिधा में नहीं कही जाती, न समझी जाती है। और न केवल अभिधा से हमारा काम चलता है। लक्षणा और व्यंजना इसीलिए बनी है कि समय आने पर उनका प्रयोग किया जाए। ठीक, आगे लिखिए। ये कब किसी बनी बनाई लीक पर ये कभी किसी बनी बनाई लीक पर चलने के बजाय संवेदना और शिल्प के क्षेत्र में, देखिए दोनों बात कह रहे हैं, केवल एक बात नहीं। संवेदना और शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग करने में अधिक विश्वास करते हैं। ये कब किसी बनी बनाई लीक पर चलने के बजाय संवेदना और शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग करने में अधिक विश्वास करते हैं। ठीक, यार ये हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बंद करो एक बार, देखते हैं। दोनों फैन बंद करो, देखें तो लाइट भी बंद हो जाएगी। बंद करो, ठीक है। इससे हमको डबल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। मुझे लगता था धीरे सुनाई पड़ रहा, धीरे सुनाई पड़ रहा। चलिए आगे लिखिए। असुंदर में सुंदर का आरोप, हाँ, असुंदर में सुंदर का आरोप करना भी प्रयोगवादी कवियों की अन्यतम विशेषता है। इसके लिए अगर हमको एक लाइन अगर बतानी हो तो सबसे बेहतरीन लाइन वही है। असुंदर में सुंदर का आरोप करना भी प्रयोगवादी कवियों की अन्यतम विशेषता है। सबसे अच्छी लाइन वही है। तीन टांगों पर नतग्रीव खड़ा धैर्य धन गधा। मतलब असुंदर में भी कुछ न कुछ प्रयोगवादी कवि सुंदर खोज लाए। उसमें से उन्होंने पूरी चीज को नहीं लिया, उसको उन्होंने कहा धैर्य धन। मतलब धैर्य भी मनुष्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, और वो पशु धैर्य का धन है। तो उस असुंदर वस्तु में भी प्रयोगवादी कवियों ने कुछ सुंदर चीज खोज ली।
यही है इसकी विशेषता। उसके बाद अब आ गए तार सप्तक। मतलब अब इसमें चारों तार सप्तक के नाम और शामिल कवि। तो पहले हम लेते हैं तार सप्तक। हम लोग लिख ही चुके हैं कि ये योजना मुक्तिबोध और निमिचंद्र जैन की थी। तार सप्तक नाम देने का सुझाव प्रभाकर माचवे का था, ये भी लिख चुके हैं। अब आगे तार सप्तक, आप जानते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न तो कन्फर्म ही है। अब चाहे ये पूछ ले कि किस सप्तक में हैं, किस में नहीं हैं, कौन सी महिला हैं, कौन से पुरुष हैं, कब आया, एक सवाल तो कन्फर्म है। चाहे जो परीक्षा आप दीजिए, चाहे टीजीटी हो, नेट हो, हायर हो, बस यह है कि परीक्षा के स्तर के अनुरूप प्रश्न में थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तार सप्तक का यार शाब्दिक अर्थ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि सप्तक से तो 7 निकल के आया, और तार से उनका मतलब क्या तात्पर्य था ये नहीं कहा। मुझे नहीं मिला। नहीं, अब शाब्दिक अर्थ उनका क्या था ये तो देखते हैं, पूछते हैं किसी से। हम भी यहाँ तक हम भी नहीं सोचे कि तार सप्तक का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, लेकिन इतना तो कन्फर्म था कि न्यू सिग्नेचर से प्रभावित होकर इन लोगों ने भी एक सामूहिक प्रयास करके हिंदी में, दरअसल ये क्या था कि अपने आप में बिल्कुल नई चीज़ थी। अब तक हिंदी में ऐसा नहीं था कि 4, 6, 7 लोग मिलके एक कविता संग्रह निकालें। ये बिल्कुल एक नया प्रयोग था, लेकिन वो नया प्रयोग एक तरह से प्रयोग ही नहीं निकला, वो एक आप समझिए कि युग निर्धारक चीज़ हो गई। जहाँ से तार सप्तक निकला वहीं से पूरे प्रयोगवाद का आरंभ ही हो गया। चलिए लिखते हैं तार सप्तक। उसके आगे समय लिखेंगे 1943। सातों कवियों का नाम देखिए। इसमें हम पहले ही बता दें कि केवल दूसरे सप्तक में ये मिलता है कि उसके पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बाकी किसी सप्तक में ये नहीं मिलता कि इसके पहले कवि कौन है। तो इस विवाद में आप ना खुद जाइए ना हमको ले जाइए, ठीक। आपको केवल इतना ही जानना है कि उसमें सातों कवि हैं कौन, उनका नाम क्या है। लिखिए गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म से पूछता है तो आप तब याद करिए ना, तब कौन सी चिंतक बात है। इनका तो पता ही होगा, 1917 में है। गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और अज्ञेय। अब अलग चीज हो गई कि कौन कैसे क्या सूत्र बना के इसे याद करता है, ये आपकी समस्या है। आप सीधे भी याद कर सकते हैं, आप इसमें कोई सूत्र भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो। बस केवल ये है कि आप अपने ढंग से इसे याद कर लीजिए कि तार सप्तक में शामिल कवि कौन है और कौन नहीं है। दूसरा सप्तक 1951। भवानी प्रसाद मिश्र ब्रैकेट में प्रथम कवि, ये पूछा भी जाता है और ये मिलता भी है कि दूसरे सप्तक के पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। हरिनारायण व्यास, अगला नाम थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, शकुंत माथुर। हाँ, हमको पता था कि आपके मन में संदेह होगा और इस संदेह को हम बड़े ठोस ढंग से दूर करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ।
अगला लिखिए शकुंत माथुर। अब आप कहेंगे कि शकुंतला माथुर है। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि जीडीसी 2000 जो 27 दिसंबर 2014 को पेपर हुआ था, उसमें सीरियल मिलाने का आया था और जिसमें शकुंतला माथुर वाला ऑप्शन था वो ऑप्शन गलत था, जिसमें शकुंत माथुर था वो ऑप्शन सही था। और आप जाके अभी सरल इतिहास उठा के देख लीजिए तो सरल इतिहास में ये शकुंत माथुर ही मिलती हैं। और मेरी किस्मत सही थी उस समय कि मैंने शकुंतला माथुर के बाद शकुंत माथुर वाला ऑप्शन भी पढ़ा, क्योंकि शकुंतला माथुर जब मिल गई तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे लगा नहीं, चारों ऑप्शन देख तो लें आखिर है इसमें क्या। और उसके शकुंतला माथुर ऊपर थी, शकुंत माथुर नीचे थी। जैसे हमने शकुंत माथुर पढ़ा तो मैं अपने नोट्स में शकुंतला में से जो है उस ता को पूरा काला करके हटाया था और वहाँ लिखा था सरल इतिहास, पेज नंबर इतना। तो चूंकि सरल इतिहास का मामला था, कोई लोकल पुस्तक की बात नहीं थी वो, उस समय मैं भी कंफ्यूज हुआ कि शकुंतला मारे कि शकुंत मारे, लेकिन लास्ट में हमने कहा सरल इतिहास का मामला है, शकुंत माथुर मारे और वही ऑप्शन सही निकला। तो अपने दिमाग से शकुंतला माथुर निकाल दीजिए, किसी मुगालते में न रहिए। किसी भी किताब में भी हो सकता है, नगेंद्र में या किसी किताब में मिल भी जाए शकुंतला माथुर, लेकिन आप दिमाग से एकदम हटा दीजिए। और ये मैं आपको परीक्षा के बिहाफ पे भी बता रहा हूँ, वहाँ भी जब आंसर शीट आई थी तो शकुंत माथुर ही सही करवाया था। आगे लिखिए शमशेर बहादुर सिंह। वैसे शकुंत का मतलब क्या होता है सुधीर? हाँ, पक्षी। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तीसरा शतक 1959। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, मदन वत्स्यायन, मदन वत्स्यायन, चौथा शतक 1979। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर।
पूरा हो गया। ललित खड़े हो जाओ। इसमें किसमें महिला नहीं है? पहले सब मतलब तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा, चौथा। ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि उनके ऊपर ये दबाव पड़ा हो सकता है उनकी आलोचना की गई हो, कुछ भी कारण रहा हो कि तार सप्तक में कोई महिला नहीं है, बाकी तीनों सप्तकों में एक एक महिला रख ली गई है। अपने आप में ये भी एक सवाल है और कई बार आया है कि चौथी सप्तक में हैं, तीसरे सप्तक में हैं, दूसरे सप्तक में हैं, इस तरह से सवाल आते हैं। तो आप कम से कम सप्तक को खूब कायदे से, संपादक में कहीं कोई समस्या नहीं है, डेट आप याद रखिए और उसमें शामिल 28 लोगों को। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद या नकेनवाद। देखिए एक चीज़ ये है कि लिखवाने को अलग लिखवाया जा सकता है, लेकिन नई कविता के आने के बाद जो कवि हैं मेन, वो इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि उनको आप नई कविता के कवि को अलग और प्रयोगवाद के कवि को अलग नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो केवल इतना ही कर सकते हो कि आप समझने के लिए केवल जैसे नई कविता के प्रवर्तक या नई कविता नाम दिया ज्ञान ने, इस तरह की चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो। तो इसलिए मैंने नई कविता की विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रपद्यवाद सब इकट्ठा कर लिया। इसके बाद हम जब लिखना शुरू करेंगे तो जहां आज तक जितने लोग लिख रहे हैं वो सब लिख डालेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से, आपका मैं नहीं जानता, कि इस तरह से अलग नहीं किया जा सकता कि नई कविता के कवि अलग हैं और प्रयोगवाद के कवि अलग हैं। लगभग यही सारे जितने प्रयोगवादी कवि थे, लगभग सारे नहीं, वही चल के नई कविता के कवि हो गए। तो आप उनको बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते हो। यही चीज़ जब हम कहानी और उपन्यास में भी आएंगे तब भी हम देखेंगे कि एक ही व्यक्ति प्रयोगवादी रचना भी कर रहा है या एक सामाजिक भी लिख रहा है, ऐतिहासिक भी लिख रहा है। तो एक ही व्यक्ति में हम रचना के आगे उसका सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास लिख दें, बजाय उनको 3 जगह लिखने के, तो ज़्यादा हमको याद करने की गुंजाइश या सुविधा रहती है। इसीलिए हमने नई कविता, फिर प्रपद्यवाद और ये प्रयोगवाद, इनकी जो विशेषताएं, इनके बारे में जो तथ्य थे वो इकट्ठा किया है। उसके बाद फिर हम जब अज्ञेय से लिखना शुरू करेंगे तो जितने चर्चित लोग हैं वो सब पहले आ जाएंगे, जैसे अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। तो जितने चर्चित लोग हैं ये पहले आएंगे और जितने अचर्चित लोग हैं फिर वो सब पीछे चले जाएंगे। महिलाओं को हमने अलग से लिखा है, लंबी कविताएं अलग से लिखी हैं, तो वो चीज़ें हम अलग से नोट करेंगे। लिखिए प्रपद्यवाद आबलिक नकेनवाद। ये भी बता दें इससे सवाल क्या आता है। अब तक जितना सवाल आया है वो सीरियल मिलाने के लिए आया है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद या नकेनवाद। उसके बाद जो बचता है 2 ही सवाल बचता है कि नकेनवाद में 3 लोग कौन थे, और उसके बाद तीसरा सवाल जो बचता है कि ये प्रपद्यवाद या नकेनवाद आया कब, उसकी डेट क्या है। 3 सवाल ही हैं। तीनों में से केवल पहला सवाल बार बार आता है सीरियल मिलाने को, कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद या नकेनवाद। तो हम उसमें 4-5 पॉइंट लिखे हैं और उस 4-5 पॉइंट पे आपको पूरा प्रपद्यवाद, नकेनवाद स्पष्ट हो जाएगा, कब आया, कहाँ से आया, कौन कौन है, सब सारी चीज़ें लिखिए। प्रपद्यवाद का आरंभ अब इसे चाहे हम प्रपद्यवाद कहें चाहे नकेनवाद, प्रपद्यवाद का आरंभ वस्तुतः 1936/38 1936
प्रपद्यवाद का आरंभ वस्तुतः 1936 डैश करके 38 या आबलिक 38 में नलिन बिलोचन शर्मा की लिखी कविताओं से होता है। 36 डैश करके 38 में नलिन बिलोचन शर्मा की लिखी कविताओं से होता है। सन 1958 ईस्वी में इन कवियों की कविताओं का संकलन सन 1958 ईस्वी में इन कवियों की कविताओं का संकलन नकेन के प्रपद, इसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, कविताओं का संकलन नकेन के प्रपद नाम से प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक में नकेनवाद या प्रपद्यवाद के सिद्धांत सूत्रों की घोषणा की गई। ये मिश्र और पांडे की किताब से लिखा हुआ मतलब मैटर है। तो इसमें अभी बच्चन सिंह का भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा मामला, जैसे अभी आपने ऊपर 36 से 38 लिखा है, नीचे 58 लिखा है, तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम बच्चन सिंह के नीचे लिखवाते हैं 2 पॉइंट, तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक ही संदेह होता है कि क्या ये प्रयोगवाद के पहले है या प्रयोगवाद के बाद है, केवल यही संदेह है हमारा। तो हम इसे दूर कर लेते हैं बच्चन सिंह के अनुसार। नकेनवाद का प्रकाशन सन 1956 में हुआ। नकेनवाद का प्रकाशन सन 1956 में हुआ। ये दूसरा इतिहास में 423 नंबर पेज पे है। अगला पॉइंट, नकेनवाद या प्रपद्यवाद की स्थापना सन 1956 में बिहार के, मतलब बिहार राज्य, बिहार के 3 कवियों नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने की थी। और नरेश ने, ध्यान रखना है कि ये नरेश मेहता वाले नरेश नहीं है, अंतर इतना हमको जानना है इसमें। और इन 2 तथ्यों से ये हमको स्पष्ट हो गया कि हमारा नकेनवाद या प्रपद्यवाद प्रयोगवाद के बाद है। जब भी सीरियल मिलाने को आ जाए तो हम हमेशा प्रपद्यवाद को प्रयोगवाद के बाद ही सही मानेंगे, अगर ये सीरियल में आता है तो इसका 56 है ना, क्या देखिए, मिश्र और पांडे में 58 दिया है, पेज नंबर 183। बच्चन सिंह में हमने बताया 423 पर 56 दिया है। एक किताब किसी और से हमने लिखा, उसमें भी 56 दिया है, तो 56 ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, तो
वही हमने आपको 3 सवाल जो बताया वो तीनों आप याद रखिए। इसके संस्थापक 3 लोग, इसकी डेट और इसका सीरियल। बाकी नकेन प्रपद्य में एक पॉइंट और बचता है, लास्ट पॉइंट, वो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद और नकेनवाद में एक तुलनात्मक बात हो रही है इसमें। प्रयोगवाद और नकेनवाद में प्रमुख अंतर यह है कि प्रमुख अंतर यह है कि जहां वह, ब्रैकेट में आप प्रयोगवाद लिख लीजिए कि जहां वह, ब्रैकेट में प्रयोगवाद, प्रयोग को साधन मानता है, प्रयोग को साधन मानता है, वहां यह साध्य है। मतलब यह का मतलब जहां वह प्रयोग को साधन मानता है, अर्थात प्रयोगवाद के लिए प्रयोग क्या है? साधन है। वहां पर यह अर्थात नकेनवाद प्रयोग को ही साध्य मानता है। कविता का करने का वो अपना लक्ष्य मतलब प्रयोग को ही मानता है। ठीक, प्रपद्यवाद से और कोई सवाल बनने की गुंजाइश नहीं है। जितना था वो नोट हो गया। अब हम लोग लिखते हैं नई कविता। हाँ, अब हम लोग लिखते हैं नई कविता। देखिए, नई कविता में भी 4-6 पॉइंट हैं। नई कविता की कुछ विशेषताएं हैं। ये सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तब हम लोग सीधे आगे पर चलेंगे। लिखिए नई कविता हेडिंग। पहला पॉइंट, नई कविता पत्रिका का संपादन सन 1954 में ब्रैकेट में आप इलाहाबाद भी लिख लीजिए कि हो सकता है उसके दिमाग में ये आ जाए कि कहाँ से हुआ था। आप अपने को अपडेट रहिए, तैयार रहिए। नई कविता पत्रिका का संपादन सन 1954 में, ब्रैकेट में आप इलाहाबाद लिख लीजिए, प्रयागराज, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देवनारायण शाही ने किया था। ज़्यादातर हम लोग यही जानते हैं कि नई कविता जगदीश गुप्त की है, लेकिन जहाँ तक मेरे ये वैसे मिश्र और पांडे की किताब की लाइन है 184 नंबर पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें नई कविता में प्रधान संपादक जगदीश गुप्त थे और सह संपादक के रूप में जगदीश चतुर्वेदी जी और शाही जी उसमें जुड़े थे। तो अपने आप में एक सवाल ये भी हो गया कि नई कविता पत्रिका से नहीं जुड़े थे। बड़ा अच्छा सवाल आता है कि नई कहानी के उन नायकों में नहीं हैं। जब ये पूछ सकता है कि वो नई कहानी के उन नायकों में नहीं है, तो ये भी पूछ सकता है कि नई कविता में संपादकों में नहीं है। तो आप उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए कि नई कविता बराबर केवल जगदीश गुप्त को ना याद रखिए। मैक्सिमम लोग यही याद रखें ना, नई कविता बराबर जगदीश गुप्त। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है।
नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है। कामा लगा के केवल महिमाशाली अंशों तक, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती, डैश करके आर.एस. चतुर्वेदी। नई कविता को नई कविता नाम देने का श्रेय अज्ञेय को है। नई कविता को नई कविता नाम देने का श्रेय अज्ञेय को है। अगला पॉइंट, नई कविता सूक्ष्म का अति सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है। नई कविता सूक्ष्म का अति सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है, डैश करके रामविलास शर्मा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, हेडिंग। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, आप विशेषताएं भी लिख सकते हैं, गुण लिख सकते हैं, या मतलब जानते रहिए कुछ भी इस तरह से अगर इधर उधर हेर फेर करें। नंबर 1, ये हमने नई कविता की प्रवृत्तियां बच्चन सिंह के आधुनिक इतिहास से लिखी है। भाषा का नया प्रयोग, भाषा का नया प्रयोग, कामा लगाइए, प्रतीक, बिंब, नए प्रस्तुत, विसंगति प्रयोग, भाषा का नया प्रयोग, प्रतीक, बिंब, नए प्रस्तुत, विसंगति, विडंबना आदि। दूसरा, परंपरा की नई व्याख्या। विजय देव नारायण शाही का एक निबंध है, नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने जयशंकर प्रसाद से लेके अज्ञेय तक की व्याख्या की है, और वो निबंध बहुत पूछा जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, तो उसमें उन्होंने उस कविता की परंपरा पे बहस की है, और मतलब जितने आंदोलन चले हैं उसमें उन्होंने ये नहीं, उसमें यही सिद्ध किया है कि जो आंदोलन भारतेंदु युग से शुरू हुआ उसी की एक कड़ी प्रसाद भी है और उसी की एक कड़ी अज्ञेय भी है। कोई उस कविता की अलग की कोई कड़ी नहीं है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस जो है, आंदोलन, ये जो निबंध है, ये यही है जो आप लिख रहे हो, परंपरा की नई व्याख्या। अगला, परंपरा की नई व्याख्या, बस इतना ही छोटा सा, कभी कभी छोटा भी लिख लिया करो।
वैयक्तिकता कामा लगाइए आत्म केंद्रित एवं खंडित व्यक्तित्व। वैयक्तिकता, आत्म केंद्रित और खंडित व्यक्तित्व, मतलब इस कविता में सामाजिकता के बजाय वैयक्तिकता हावी है। समाज व्यक्ति के मतलब आत्म केंद्रित हो रहा है, और खंडित व्यक्तित्व मतलब टूटा हुआ आदमी है। रघुवीर सहाय की कविता है कि मैं रोज एक कविता लिखता हूँ, मिटाता हूँ, आप कहते हैं कि मैं कविता लिखता हूँ। तो उसमें वो खंडित व्यक्तित्व का मतलब अभिव्यक्ति है। और हर आदमी के साथ है कि सुबह उठता है, मतलब बंधी बंधाई लीक हो गई है, ऑफिस जाओ, वहाँ से आओ, ये करो, खाओ, सो, फिर चले जाओ, उसमें कोई नवीनता नहीं है। व्यक्तित्व के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, टुकड़े टुकड़े व्यक्तित्व में आदमी जी रहा है। अगला लिखिए, बौद्धिकता का आग्रह। चूंकि जब ईश्वर पे संदेह किया जाएगा, ईश्वर पे आस्था हमारी डगमगा जाएगी, हमारे पास दो ही चीज हैं टिकने के, या तो हृदय या तो बुद्धि। हम इसी दोनों में से किसी एक पर टिक सकते हैं। तो नई कविता में चूंकि जो विज्ञान का उन्होंने चरम रूप देखा, वो कहीं ना कहीं इनको बौद्धिकता की तरफ झुकाया। कि अभी आगे लिखें, आप लिखेंगे कि मानव मूल्यों का स्रोत मानव विवेक है, अभी आपको लिखवाएंगे, यज्ञ का कथन है। तो मानव के जो मूल्य हैं वो विवेक तय करेगा, धर्म ग्रंथ नहीं तय करेंगे कि हमारे जीवन का मूल्य क्या हो। हम बड़े आदर्शवादी बन के घूमें, लेकिन ये समय और परिस्थितियां सिद्ध करेंगे कि कौन सी बात सही थी, कौन सी गलत थी। हर व्यक्ति के साथ है कि जीवन में आप फैसले सोच के गलत नहीं लेते हैं। आप तो अच्छा सोच के ही परीक्षा में बैठे थे, लेकिन उस समय ने, उस परिस्थिति ने आपके फैसले को गलत सिद्ध कर दिया कि आप किसी की नकल कराने लगे, मित्रता करने लगे। आपने सोचा कि आधे घंटे में रंग लेंगे। आपने फैसला नहीं गलत लिया था, लेकिन समय ने उस फैसले को गलत सही सिद्ध कर दिया। माया माया वाया कुछ नहीं है, ये तो धार्मिक शब्दावली हो गई माया। सीधे सीधे ये कहिए कि आपके पास वो धैर्य धन गधा वाला धैर्य नहीं है। वो धैर्य, वो आत्म संयम, वो आपकी जिजीविषा, वो लगन, वो निष्ठा, वो जुनून, वो नहीं था। ये किसी काम के लिए सबसे बेहतरीन शब्द जुनून है। इसके लिए जुनूनी आदमी होना चाहिए कि कोई भी काम हो। तो जब आपके अंदर वो सब नहीं रहेगा तो आपको कोचिंग आने से पहले नींद लगेगी, किताब उठाएंगे तो सो जाएंगे। वहीं पे कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ज़बरदस्ती किताब रखनी पड़ती है कि अरे 10 बज गया, 11 बज गया, सो जाएं, सुबह उठना होगा। तो दोनों के प्रतिबद्धता में अंतर है ना, काम करने के तरीके में अंतर है। आगे लिखिए, आधुनिक संवेदना नई विशेषता। इसी के आगे, आधुनिक संवेदना क्षणवाद और अजनबियत की नियति। आधुनिक संवेदना क्षणवाद और अजनबियत की नियति मतलब अजनबी हो जाना अब हम लोगों की नियति बन गई है कि हमारे ही बगल वाले कमरे में पाकिस्तानी है कि चीनी है कि जापानी है, इससे हमको मतलब नहीं है। आप जब आंचलिक उपन्यास पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको समझ में आएगी कि भारत में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, लोग अपना अपना परिवार लेके
शहरों में गए, तो परिवार छोड़ने का जो दुख था, जो कष्ट था, वही आंचलिकता के रूप में उपन्यासों में निकल कर आया। भाई आप उसको देखिए, आंचलिकता क्या है कि जो चीजें आप छोड़ के आगे चले गए हो, आप भी तो उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। इस लॉकडाउन में घर ने घर की कीमत बता दी कि घर की कीमत क्या होती है, लॉकडाउन ने बताया। जो जितने बड़े शहरी थे उनको भी गांव की याद आ गई। ठीक, तो यहाँ पे जो क्षणवाद और अजनबियत है, ये भी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। आखिरी विशेषता है यथार्थवादी मानवीय मूल्य। मतलब अब कोई आदर्श नहीं रह गया, यथार्थवादी जो चल रहा है, यथार्थ आंख के सामने, यथार्थवादी मानवीय मूल्य, इहलौकिकता। इहलौकिकता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अब जो कुछ है इसी लोक में है, परलोक में कुछ नहीं है। परलोक का हमको झूठा दिलासा मत दिलाइए कि स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे। पहले जो है पहले वही, उसी को सही बनाओ, स्वर्ग नरक तो हम बाद में देखेंगे। ठीक, और जिजीविषा आदि, मतलब नई कविता में यथार्थवादी मानवीय मूल्य, इहलौकिकता और जिजीविषा आदि, मतलब यहाँ जीवन जीने की अटूट चाह भी है, इच्छा भी है। कहीं भी कोई शब्द, कोई विशेषता जो ना समझ में आई हो, कहीं कोई ऐसी समस्या? क्या बिंब का जो मतलब शुरुआत होती है, जो ऐसे नई कविता? नहीं, बिंब की शुरुआत नई कविता से नहीं आप कह सकते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि छायावादी कविता में प्रथम प्रभात से हिंदी में, जो हिंदी की पहली आधुनिक कविता मानी जाती है, उससे बिंब विधान भी माना जाता है। उधर ज़्यादा गर्मी लग रही है? याद रखिए, जीवन में जितना आप इसको सुख देंगे ना, जितना, उससे ज़्यादा की मांग करेगी, उससे ज़्यादा की मांग करेगी, फिर उसी के पीछे भागते रहो। हमको भी लोग कहते हैं कि आप इतना कमाते हैं, एसी लगवा लीजिए। हमने कहा क्यों लगवा लें, काहे लगवा लें भाई? जितना आप इसे सुख देंगे, उससे ज़्यादा की हमेशा मांग करेगी। और फिर कष्ट किसको होगा? आपको ही। देखिए, आपने खुद देखा होगा कि इस कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा पश्चिम के देश प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर, जो क्षमता है, वो कम है। तो कहीं ना कहीं आप जब सुख सुविधा के अधिक साधनों की मांग करते हैं ना, तो आप अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर करते हैं। पता लगा कि जिस परीक्षा हाल में आप बैठे हो, फैन नहीं चल रहा है, तो आप बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि हमको मरुस्थल में भी बैठा दिया जाए, तब भी हम अपना काम 2 घंटे सुकून से कर लेंगे। वरना आपकी हाल वही होगी जैसे पानी से निकालने के बाद मछली की, छटपटाएंगे। ठीक, हमको कभी गर्मी नहीं लगती, हम भी आपके सामने आपके साथी हैं, और आप बैठ के खाली लिख रहे हैं, हम 2 घंटा बोल रहे हैं। हाँ, हमारे और आपके बीच की दूरी 10 फीट से ज़्यादा नहीं है। चलिए लिखिए नई हाँ हाँ, देखिए, सूक्ष्म को समझने के लिए स्थूल को समझना होगा। स्थूल का मतलब होता है थोथा, मोटा, बड़ी बड़ी बात मोटे मोटे अक्षरों में कह देना। तो नई कविता जो थी वो प्रयोगवाद पहले से सूक्ष्म था, सूक्ष्म का अति सूक्ष्म। मतलब जब आप, नगेंद्र ने कहा था ना कि
मतलब ये छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो वो स्थूल का मतलब था कि उनकी भाषा स्थूल थी, उनके कहने का ढंग स्थूल था, उनकी कविता अभिधा प्रधान थी, उसमें लक्षणा व्यंजना का अभाव था। लेकिन इन्होंने कहा कि ये सूक्ष्म का अति सूक्ष्म के प्रति, जो पहले से भी काफ़ी सूक्ष्म थे भाषा के क्षेत्र में, बिंब के क्षेत्र में, उनके प्रति भी इन लोगों ने विद्रोह किया। दरअसल देखिए उसका कारण क्या है, हमने पहले भी कहा था, पूरा कविता के हमने कहा दो पक्ष हैं, एक शिल्प पक्ष, एक भाव पक्ष। तो शिल्प पक्ष में सब आ जाता है, भाषा आ जाती है, उपमान आ जाता है, बिंब आता है, प्रतीक आता है, अलंकार आता है, शब्द शक्तियाँ आती हैं। कविता में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपकी भावनाएं या एक विचार, और उस विचार को जितने साधनों से व्यक्त करते हो। जैसे आप ये समझिए कि एक हमारी आत्मा है, और आत्मा को सुंदर बनाने का ये ऊपर से नीचे तक जितना आवरण है, ये सब क्या है, उसके बाह्य तत्व हैं, उसे व्यक्त करने के तत्व हैं। आत्मा दिखाई तो नहीं दे रही ना, लेकिन जैसे हम कहें व्यक्तित्व, तो आप हमारा व्यक्तित्व देख कैसे रहे हैं, इसी कपड़े से, चेहरे से, लंबाई से, कलर से, हाव भाव से। तो कविता में भाव दिखता नहीं, कविता में दिखता क्या है, शिल्प। हम भाषा देखते हैं कि अवधि में है, ब्रज में है, खड़ी बोली में है, हम बिंब देखते हैं, हम प्रतीक देखते हैं, हम उपमान देखते हैं। और समस्या केवल इतनी आई प्रयोगवाद में कि जब आप, पहले भी मैंने कहा, किसी एक वाद से बंध जाएंगे तो फिर आपके पीछे उसको खंडित करने वाला कोई दूसरा वाद चला आता होगा। जब आपकी दिमाग की खिड़की केवल एक तरफ खुलेगी तो अन्य स्वस्थ विचारों को आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने अज्ञेय का कथन बताया था ना कि एक अच्छे मकान में खिड़कियां चारों तरफ होनी चाहिए। इसलिए भाजपा की तरफ से अच्छा विचार आए उसका भी स्वागत है, कांग्रेस की तरफ से आए उसका भी, बसपा की तरफ उससे भी, सपा का आए उसका भी। आप एक स्वस्थ, एक जिम्मेदार, एक विवेकशील नागरिक पहले हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता बाद में हैं। तो इसलिए आपको वैचारिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी हों या जो इस तरह के चोटी के विद्वान नेता थे, उनको ऐसे ही विपक्ष और पक्ष में इतना सम्मान ऐसे नहीं मिलता था। उनके पास वो विद्वता थी, वो क्वालिटी थी, वो गुण था, वो धैर्य था। तो इसीलिए नई कविता में भी जब आप प्रयोगवाद से बंध गए तो स्वाभाविक है कि नई कविता वालों ने उसका विद्रोह किया कि नहीं, कविता को किसी वाद में बांधा नहीं जा सकता, ये संपूर्ण जीवन की कविता होनी चाहिए। अब हम लोग लिखते हैं नई कविता के बाद के अन्य आंदोलन और उसके प्रवर्तक, जिसमें आता ताजी कविता, सहज कविता, योत्साहवादी कविता, ये तमाम 6-7 आंदोलन है ना, इनको यहीं लिख लेते हैं। नई कविता के बाद आए प्रमुख आंदोलन। इसमें एक आध प्रश्न कहीं आया है कि ताजी कविता के, जैसे सबसे ज़्यादा इसमें जो आता है वो समानांतर कहानी पूछा जाता है, कहानी के क्षेत्र में। सारिका में जो आया था कमलेश्वर का, लेकिन कहीं कहीं एक आध गुंजाइश है कि इस तरह से बन सकता है, तो आप उसे उतना सीरियस न याद करिए, लेकिन ये है कि आप जानते रहिए कि कौन कौन किन आंदोलन क्या कैसे है। नंबर 1, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चित आंदोलन था वो अकविता आंदोलन। पहला उसमें हम लिखेंगे अकविता आंदोलन, और आगे लिखेंगे प्रवर्तक में डॉक्टर श्याम परमार। मतलब एक तरफ आंदोलन हो गया, एक तरफ प्रवर्तक हो गए। यहाँ पे श्याम परमार। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें, कविता आंदोलन में 3 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हैं? नंबर 1 श्याम परमार, नंबर 2 पे आते हैं जगदीश चतुर्वेदी,
और नंबर 3 पर राजकमल चौधरी। लेकिन यहाँ पे हम केवल प्रवर्तक बता रहे हैं, तो आप आ कविता जो काव्य संग्रह था उसके संपादक जगदीश चतुर्वेदी थे, इसलिए कई जगह आपको ये मिलेगा कि आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं। शायद 1965 में आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। तो यहाँ पर आप ये जानते रहिए कि आ कविता आंदोलन में जो 3 महत्वपूर्ण नाम थे वो श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी और राजकमल चौधरी का। प्रवर्तक आए तो केवल श्याम परमार। अगला लिखिए ताजी कविता। लक्ष्मीकांत वर्मा, सहज कविता रविंद्र भरमर, अस्वीकृत कविता अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, युयुत्सावादी कविता युयुत्सावादी कविता, आगे लिखिए श्री राम सिंह सलभ, सनातन सूर्योदयी कविता। एक लास्ट है बस केवल, सनातन सूर्योदयी कविता वीरेंद्र कुमार जैन। प्रतिबद्ध कविता आखिरी है परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता परमानंद श्रीवास्तव। अरुण भाई आवाज जा रही? देखिए इसमें से जहाँ तक पूछने वाला एक मामला है, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, जहाँ तक पूछने का सवाल है तो ऊपर से 2 ही, जहाँ तक पूछने का सवाल है। लेकिन अब ये है कि नई कविता के बाद समस्या क्या हुई कि हर एक पत्रिका में कोई न कोई नया आंदोलन चला दिया जाता था, ये आंदोलन वो आंदोलन। और सबसे बड़ी समस्या थी कि जब आंदोलन के नीचे वैचारिक आधार बहुत मजबूत नहीं होता था तो जिस कविता में ये चलता था उसी कविता के साथ ये समाप्त भी हो जाता था। बच्चन सिंह ने लिखा है कि हर कवियों ने लिखने के लिए अपना एक साइन बोर्ड बना लिया है। बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक वाला, तो बाद के आंदोलनों को उन्होंने कहा है कि साइन बोर्ड, मतलब जिसको कविता लिखना है वो साइन बोर्ड बनाया, सहज कविता, ताजी कविता, योत्सावादी कविता, ये कविता वो कविता। लेकिन इसमें से किसी भी आंदोलन को कोई खास सफलता नहीं मिली। वो जो कविता का नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा वो चला, वो नई कविता ही चला। उसके बाद दशक के आधार पे शठोत्तरी कविता, 8वें दशक की कविता, 9वें दशक की कविता, इस तरह से उसका वर्गीकरण किया जाने लगा। लेकिन कोई सर्वमान्य वर्गीकरण इस तरह से कोई नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं सीधा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय पर। सहज कहानी, सहज कहानी अमृत राय की है, ये सहज कविता है। ध्यान रखिए, सहज कविता कोई और है, कहानी कोई और है। और कुछ हाँ नहीं, दिमाग
का काम। हाँ यार, इतना बताने के बाद कंफ्यूज हो मनोज। उनकी कविताओं से हुआ, लेकिन उस कविताओं का संकलन कब निकल रहा है? हम कह रहे हैं कि कविता लिखना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती, कविता लिखने के बाद छपनी भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं, वो संकलित रूप में जब आती है। आपको याद होगा कि भाग्यवती प्रयोगवाद के समानांतर था, लेकिन चूंकि देखिए हम आपको बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। भाग्यवती उपन्यास 1877 में लिखा गया और प्रकाशित 1887 में हुआ। लिखा गया 77 में, छपा 87 में, जबकि परीक्षा गुरु 82 में आ गया। तो शुक्ल जी ने किसे मान लिया? परीक्षा गुरु। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं है कब लिखा गया। और कई बार बहुत सारी रचनाएं 20-20 साल बाद छपती हैं उनकी, उसको क्या करोगे? आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला हमने लिखाया था, ब्रज भाषा में है, वो लिखा गया था उनके आरंभिक जीवन में ही, लेकिन छपा जाके 76-72 में। तो जब छपा तभी की डेट तो मानी जाएगी। वो कविताएं हम कह रहे हैं 39 से नहीं, वो जब वो जन्म हुआ उनका भी 1899 जन्म है, शायद बालकृष्ण शर्मा नवीन का। नलिन विलोचन शर्मा की डेट मुझे नहीं याद है, लेकिन वो 36-38 के बजाय अगर वो 26-27 से भी लिखते, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कब से लिख रहे हो, ये महत्वपूर्ण है कि आप छप कब से रहे हो, आपका संग्रह कब आया। और आप देखिए कि कई बार इसीलिए जो है बहुत सारी रचनाएं जो पुस्तकाकार नहीं आती, वो भी पत्र पत्रिकाओं में अपने मूल रूप में मिल जाती हैं, लेकिन उनका महत्व ये नहीं हो जाता कि भी वह छपने वाले का स्थान ले लेंगे। आप एकदम कंफ्यूज मत रहिए कि हमेशा प्रपद्यवाद प्रयोगवाद के बाद है, ठीक। इसीलिए हमने आपको 2 पुस्तकों का आधार भी बता दिया कि आप 2 पुस्तकों पे, बढ़िया पुस्तकें हैं, पांडे और मिश्र की और बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लिखिए 1911 से 1987, कसाया ग्राम देवरिया, कसाया कौसानी पंथ का था, कसाया इनका था। अब ये तो कसाया था कि मुझे तो कसाया ही याद आ रहा है या मैंने लिखा है। देख लीजिए वो यमे वाली जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। वैसे कल मैं देख लेता, लेकिन मैं ये किताब अपने एक बच्चे को दे दिया है, वो थी नहीं मेरे पास। फिलहाल पिता हीरानंद शास्त्री, और कुछ नहीं लिखा गया है। उपनाम आप लिख सकते हो, कुट्टी चातन लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लोग लिख लीजिए। उपनाम में इनका एक उपनाम मिलता है ना, कुट्टी चातन, जिस नाम से इन्होंने ललित निबंध लिखते थे। कुट्टी वैसे फिलहाल ये गद्य में आएंगे, मतलब ललित निबंध इस नाम से लिखते थे। चलिए काव्य संग्रह, पहले आपको बता दें इनके कुल 17 काव्य संग्रह ही हैं, मतलब इनके हैं ही 17 कुल। अभी बाद में हम लिखवा भी देंगे, और लास्ट में आपको ये लिखवा देंगे हम कि सदा नीरा नाम से इनकी संपूर्ण काव्य संग्रह 2 खंडों में आए हैं। तो सदा नीरा को आप हटा देंगे तो इनके जो है कुल 17 काव्य संग्रह हैं, उसमें छूटने वाली गुंजाइश नहीं है, छोड़ के नहीं चलना है हमको। लिखिए भग्नदूत,
भग्नदूत के आगे 1933 33। अब आप सोच लीजिए कि 33 में लहर आती है, 33 में आंसू आता है, 33 में ध्रुव स्वामिनी आती है और 33 में भग्नदूत भी आती है। तो एक तरह से एक इनकी कौन सी रचना होगी? इनकी आगे की दो रचनाएं भग्नदूत और चिंता वो छायावादी प्रभाव से थी। फिलहाल आगे हम लिखवाते हैं। आगे लिखिए, यह अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है। कामा छायावादी है, या अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है। कामा एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें मुख्यतः गदह पच्चीसी का प्रणय निवेदन है। ये गदह पच्चीसी देखने के बाद हमने जब इसमें लिखा था बच्चन सिंह पेज नंबर 264, तो मुझे लगा कि मैं गलत लिख लिया हूँ। मैंने फिर से बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास उठाया और 264 पे जाके देखा तो ये सही निकला। इसमें मुख्यतः गदह पच्चीसी का प्रणय निवेदन है। अब क्या था इसका मतलब, ये तो अज्ञेय ही जाने। आगे लिखिए, चिंता नंबर 2, उन्नीस 1942, 2 खंडों में। चिंता 1942 2 खंडों में। पहला विश्वप्रिया, डैश करके, जिसमें पुरुष के विचार हैं। हाँ सर, किसका? चलिए आइए, नहीं जो भी आया देखा जाएगा। 2 खंडों में, ठीक। पहला था विश्वप्रिया डैश करके, इसमें पुरुष के विचार हैं, और दूसरा एकायन, इसमें नारी के विचार हैं। एकायन देखिए, हम लोग जितनी गहराई तक उतर के पढ़ते हैं, पेपर बनाने वाला उसके आधो गहराई में नहीं जाता। नहीं, मेहनत की बात नहीं है, दरअसल दोनों का काम अलग अलग होता है। टीचर का मतलब पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब टीचर। कितने ऐसे टीचर हैं जो पाठ्यक्रम के बाहर पढ़ते हैं? बहुत, उनकी चुनिंदा संख्या होगी। तो पाठ्यक्रम के भीतर तो वो आपको घुसा सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के बाहर कहिए वो शुक्ल का इतिहास किताब पढ़ पढ़ के जो है प्रश्न बनाएं, तो ये कम लोगों के बस की बात है। तो हमको भी पढ़ते समय, जैसे देखिए लिखवाना, हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, लिखवाना अपनी जगह है, लेकिन इसमें कितना कीमती चीज़ है और कहाँ तक कीमती चीज़ है, ये तय करना हम दोनों लोगों का काम है। पढ़ते समय आप भी तय करिए कि इसके नीचे कहाँ तक जाएगा वो। और अगर सपोज करिए 1-2 प्रश्न में वो चले भी जाते हैं, तो उससे हमारा कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं। हाँ, अगला लिखिए, इत्तलम तीसरी, इत्तलम 1946 4 खंडों में।
चारों को केवल हमको नाम लिख लेना है। बंदी का स्वप्न, ही हारिल, ही हारिल, हारिल एक पक्षी है, ही का मतलब हृदय, ही हारिल हारिल की क्या विशेषता है? अभी इनकी 2 पंक्तियां हैं, बड़ी बेहतरीन पंक्तियां हैं, लेकिन वो समय आने दीजिए कि हारिल हूँ बैठे रहना मेरे कुल का कर्म नहीं है। वो बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं उनकी। हाँ, वंचना के दुर्ग, वंचना मतलब छलावा, सबसे अच्छा शब्द इसके लिए क्या होगा? छलावा। चांदनी को इन्होंने वंचना कहा है, ये छलावा है। ठीक, अब तुमको छलावा नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? न समझो। छलावा का मतलब एक तरफ से ये कहिए कि जो चीज़ हमको दिखाई जाए वो चीज़ वास्तव में वो ना होकर कुछ और निकले। समझ रहे हैं? अभी नहीं समझे? अच्छा, मिट्टी की ईहा, चौथा खंड है। चौथा खंड है मिट्टी की ईहा, बंदी का स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा। अगली रचना है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, 1949। हरी घास पर क्षण भर, 1949। आगे लिखिए, 2 पॉइंट इसमें लिखना है। अज्ञेय की प्रयोगवाद के प्रवर्तक की पहचान, अज्ञेय की प्रयोगवाद के प्रवर्तक की पहचान इसी रचना से बनी। दूसरा पॉइंट, अज्ञेय के जीवन दर्शन की मूल कविता, अज्ञेय के जीवन दर्शन की मूल कविता नदी के द्वीप इसी में है। अज्ञेय के जीवन दर्शन की मूल कविता नदी के द्वीप इसी में है। अगली रचना है वावरा अहेरी, वो 1954। इसमें केवल इतना लिख दीजिए कि यह सूर्य का प्रतीक है। यह सूर्य का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला और जनवरी 26, यह दीप अकेला और जनवरी 26 इसकी चर्चित कविताएं हैं।
छठवीं रचना है इंद्रधनुष से रौंदे हुए। इंद्रधनुष से रौंदे हुए 1957। इसमें एक पॉइंट लिखना है, इतिहास की हवा और सांप इसकी चर्चित कविताएं हैं। अगली रचना है अरी ओ करुणा प्रभामय 1959। अरी ओ करुणा प्रभामय। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है जो सिलेबस में भी है और यहीं बंद भी करेंगे हम। अरी ओ करुणा प्रभामय। इसके आगे लिखिए साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। इसका समय 1959 लिखी नहीं है, लिखे तो हैं 1959। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, ये कविता चाहे बीए में हो कहीं सिलेबस में है। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। नैवेद्य दान का मतलब जानते हैं ना? धूप अगरबत्ती जो हम लोग पूजा में अर्पित करते हैं उसे ही नैवेद्य, मतलब उसे ही नैवेद्य दान कहा जाता है। और नया कवि आत्म स्वीकार इसकी चर्चित कविताएं हैं। मतलब पहली महत्वपूर्ण कविता इसमें जो है वो है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान और नया कवि आत्म स्वीकार। इसकी चर्चित कविताएं हैं। उसके बाद अभी 7 हो गई हैं, बाकी जो है कल। थोड़ा सा मनोज सिंह के फीस वाले मुद्दे पे भी चर्चा करनी पड़ेगी।